नमस्कार दोस्तों देश के भीतर रोजगार है नहीं, जो रोजगार था वो और कम ही हो गया। इस भारत देश के भीतर में देश की जनता के खून पसीने की कमाई या फिर ये कहे कि इस भारत देश की कमाई को पब्लिक सेक्टर में तब्दील कर दिया गया। लेकिन सवाल है कि इस भारत देश में बीते 10 सालों के दौरान कोई भी ऐसा पब्लिक सेक्टर खड़ा होते हुए आपको नजर आया ही नहीं होगा जिसके जरिए ताल ठोक करके कोई भी ये कह सके या फिर सत्ता बता सके, सरकार कह सके कि देख लीजिए देश की संपत्ति है और देश की संपत्ति में देश के लोगों की खून पसीना लगा हुआ है। आखिर ऐसी परिस्थिति इस दौर में सुनने को कभी आपको मिला नहीं होगा। यह सुनने को आपको जरूर मिल गया होगा कि कॉर्पोरेट का नेटवर्क किस रफ्तार से लगातार बढ़ता रहता है। यह भी सुनने को मिला होगा कि कॉर्पोरेट जिन जिन क्षेत्रों को संभालता है, जिन जिन चीजों को छूता है, उन क्षेत्रों में लगातार महंगाई दर महंगाई लगातार बढ़ती चली जाती है। यानी ये कहे कि उन तमाम कॉर्पोरेट से अगर जनता को दो दो हाथ करने पड़ जाए किसी भी माल को लेकर के, किसी भी प्रोडक्ट के जरिए या कहे किसी भी सुविधा के जरिए, चाहे वो मोबाइल फोन की सुविधा हो सकती है, वो कम्युनिकेशन की सुविधा हो सकती है, या फिर कहे कि रोड ट्रांसपोर्ट की सुविधा हो सकती है, रेलवे की सुविधा हो सकती है, किसी भी क्षेत्र में हो, मेडिकल का क्षेत्र हो, एजुकेशन का क्षेत्र हो, लेकिन वहां पर लगातार कीमतें बढ़ती चली गई, फीस बढ़ती चली गई, देश की जनता के ऊपर बोझ पड़ते चला गया। दरअसल इस दौर में आप ये मत सोचिएगा कि देश के नेताओं के तौर पर आज आपसे हम बात करेंगे, जी नहीं, आज आपसे उस कच्चे चिट्ठे को खोल करके दिखाएंगे, बताएंगे, उसमें बात करेंगे कि इस देश के भीतर कोई कंपनियां नहीं बिकती है। कंपनियों के शेयर जो सरकार के हिस्से में जो पब्लिक सेक्टर के होते हैं उनको बेच दिया जाता है, कभी 1%, कभी 2%, कभी 5%, कभी 10%, कभी 15-20%, और जो घाटे में होते होते परिस्थितियां नाजुक होती चली जाती है तो वैसी स्थिति में जैसे एयर इंडिया को बेच दिया गया, कितना पैसा उस समय मिला था? 2700 करोड़ रुपया। सरकार की फाइल में यही रकम दर्ज होती है, इतना ही पैसा 2700 करोड़ रुपया मिला एयर इंडिया को बेचने के बाद। टाटा ने खरीदा था। इस देश के भीतर इस समय में करीब करीब लाखों करोड़ों रुपया का जिक्र मौजूदा सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के करेगी। लेकिन इस देश का लाइफलाइन और इस देश का रेलवे हो, चाहे इस भारत देश के भीतर ट्रांसपोर्ट हो, इस भारत देश के भीतर में कम्युनिकेशन हो, मौजूदा भारत देश के भीतर में अलग अलग क्षेत्रों के जरिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर आपके मन में आता है, आपके आंखों के सामने आता है, उसमें कोल इंडिया भी सामने आएगा और ऑयल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भी आएगा, इंडियन ऑयल भी आएगा, एनटीपीसी भी आपके सामने आएगा। लेकिन इन तमाम सारे कंपनियों के शेयर दर शेयर जो लगातार बेच दिए जाते हैं, इसमें आप कहेंगे कैसी क्या दिक्कत है? शेयर बेचे, सरकार की कमाई हो गई। जी हाँ, सवाल ये नहीं है, सवाल इतना भर नहीं है, सवाल यह है कि शेयर की कीमत भी हजारों करोड़ रुपए में ऊपर नीचे बेचते समय कैसे हो जाती है? आखिर किसी को कोई खास कंपनी को अगर बेचा जाता है तो शेयर कम में बिकता है, किसी दूसरे को बेचा जाता है तो शेयर ज्यादा वसूल लिया जाता है। आखिर ये मामला होता क्या है? इस मामले के भीतर तह तक अगर आप जाए उससे पहले एक डाटा को आप समझिए, एक आंकड़े को पहले परखिए कि नरेंद्र मोदी सरकार ने इस साल यानी चुनाव जीतने के बाद, हरियाणा के विधानसभा चुनाव जीतने के बाद यानी अभी हुआ है, और जून 2024 में एक ही डिस इन्वेस्टमेंट किया है कि जनरल इंश्योरेंस कंपनी में, लोकसभा चुनाव जीतने के बाद जनरल इंश्योरेंस कंपनी के भीतर 2345 करोड़ रुपए के आसपास सरकार की कमाई होती है। इस साल सरकार ने उसमें कितना परसेंट बेचा ये बात आपको बता दिया जाएगा। लेकिन सवाल होता है, एक पल के लिए जरा खुद आप कल्पना करके देखिए कि बीते 10 सालों के दौरान जो करीब 4,03,774 करोड़ रुपए के आसपास की जो ये रकम होती है जो सरकार के खजाने में आए, बाजार के भीतर उसकी कीमत आज के दौर में उतने ही परसेंट के शेयर के लिहाज से अगर देखा जाए तो करीब करीब वो 18 लाख करोड़ से ज्यादा की होती है। यानी ये कहे कि 4 लाख करोड़ के शेयर सरकार ने 10 को नहीं सैकड़ों कंपनियों के बेच डाले। उन तमाम सारे कंपनियों के बारे में आज जरूर हम बताने की प्रयास करेंगे। और आज के दौर में बाजार के भीतर कीमत अगर आज 18 लाख करोड़ से ज्यादा की होती है तो फिर आप कहेंगे सरकार को ज्यादा या कौड़ियों के मोल कॉर्पोरेट को बेच करके उसको लाभ पहुंचाने की कोशिश सरकार की होती है। इसमें बोलेगा कौन, आवाज उठाएगा कौन? मेन स्ट्रीम मीडिया, बार बार कहते हैं हम कि मीडिया इस भारत देश के भीतर जरा सा भी अगर सक्रिय होता और एक्टिव होता और अपना काम ईमानदारी पूर्वक करता तो आज जो बातें आज आपके सामने हम बताने वाले हैं उन तमाम सारी बातों को सरकार 2019 के भीतर मुश्किल में पड़ जाती। इस सरकार को लेकर के सवाल इस मौजूदा भारत देश के भीतर अर्थव्यवस्था को लेकर के, इकोनॉमी को लेकर के, दुनिया के मानचित्र पर वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ भी करते हैं, जो कर्ज देते हैं वह भी इस तरह की बात करते हैं।
लेकिन कॉर्पोरेट का नेटवर्थ के आश्रय इस भारत देश की इकोनॉमी को बढ़ते हुए दिखाने की जो तासीर होती है बीते 10 सालों के दौरान, उस तासीर तले जो अंधेरा छाया है, उस अंधेरे के भीतर आज थोड़ा सा प्रकाश डालने के प्रयास करते हैं। प्रकाश उसमें पहुंचाने से पहले एक बात और आपको खबर पहुंचा देते हैं कि दरअसल फर्स्ट टर्म यानी 2014 से लेकर के 2019 के बीच में नरेंद्र मोदी सरकार की जो थी उसमें करीब 2,55,353 करोड़ रुपए शेयर्स के जरिए बेची गई। उसमें बहुत कंपनियां जिसको फुल प्रोजेक्ट बेच दिया गया। ऐसा नहीं होता है। सवाल जब रेलवे का उठा तो रेलवे के भीतर कुछ शेयर को बेच दिए गए, कुछ आईपीओ ले आया गया। इसी की तरह पूरा खेल इस भारत देश के भीतर लगातार खेला जा रहा। 2015-16 के दौरान 23,996 करोड़ रुपए, 2016-17 के वित्तीय वर्ष में 46,000 करोड़ से ज्यादा की शेयर्स बेच दिए जाते हैं। 2018-19 के वित्तीय वर्ष में ये करीब करीब बढ़ते बढ़ते 1 लाख करोड़ को पार कर जाता है। वहीं 2017-18 के दौरान और 2018-19 के फाइनेंशियल ईयर में ये 84,000 करोड़ रुपया को पार करता है। यानी कुल मिलाकर के 2,55,000 करोड़ रुपए वहां से पैसे सरकार के खजाने में आ जाता है। इस पैसे का कोई भी बजट के खाते में जिक्र किया गया या फिर नहीं किया गया, ये मौजूदा सरकार के पास जो खजाने में पैसा आ रहा था उसको किस रूप में वो दिखला रही थी। यहां पर एक सवाल आप अपने मन में जरूर उतार लीजिए, जिसके जवाब अंतिम में जरूर आपको बताएंगे। इस भारत देश के भीतर मौजूदा वित्त मंत्री कौन होते हैं? निर्मला सीतारमण। फाइनेंस मिनिस्टर देश के कौन है? निर्मला सीतारमण। आरबीआई कहता है कि कुछ नहीं कर सकते, महंगाई को लेकर के सरकार बताती है कुछ नहीं कर सकते। रोजगार एमएसएमई के जरिए या कॉर्पोरेट के आश्रय या पब्लिक सेक्टर पीएसयू के आश्रय कुछ भी नहीं हो सकता। तो फिर ऐसे में फाइनेंस मिनिस्टर की जरूरत क्यों पड़ती है? फाइनेंस मिनिस्टर की जरूरत देश के भीतर इसलिए होती है क्योंकि साल दर साल अगर आप सेकेंड टर्म में नरेंद्र मोदी के सेकेंड टर्म में आते हैं तो करीब करीब 1,48,520 करोड़ का घालमेल आपको नजर आ जाएगा 2019 से 2024 के बीच। तो एक छोटा सा एक तस्वीर को आप देखिए कि पहले टर्म की तस्वीर होती है जो सरकार के वेबसाइट पे होती है, जिसमें तमाम कंपनियों के नाम होते हैं, साल दर साल नाम होते हैं। हमने इस कंपनी के इतने शेयर बेच दिए, इसके बाद इतने शेयर हमारे पास बचे और इतने पैसे सरकार के खजाना हुआ, जो फायदा हुआ सरकार के इस तरीके खजाना में। इस तरीके से सरकार ने पूरी व्यवस्था कर रखी है। और सरकार के जो साइट है वो आप भी देख सकते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट पब्लिक मैनेजमेंट जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के तहत आता है, उसके भीतर इस बात का जिक्र होता है कि डिसइन्वेस्टमेंट और लाभ, फायदा, प्रॉफिट कितना हो रहा था, कितने परसेंट कैसे बेचे जा रहे थे, पूरा कच्चा चिट्ठा 2014 से लेकर के 2019 तक का पहले नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के राउंड का देख लीजिए कैसे। तो आप देख लिए 2019 भर नहीं, 2019 से 2024-25 तक के भी डाटा आंकड़ा सरकार ने ही जारी किया है। जी हां, तो जो आप सोच रहे होंगे कि आपको किस तरह से जानकारी मिलेगा, तो आप सरकार के साइट पे जाइए, पढ़िए और परखना शुरू कीजिए और आप लौटिए। एक एक क्षेत्र को लेकर के बात करते हैं। जब इसके तहत तक जब आप जाएंगे तो आपके सामने कई सारे सवाल खड़े हो जाएंगे। मसलन जब इंफ्रास्ट्रक्चर का जोर होता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर और इस भारत देश के रीढ़ और इस भारत देश के स्ट्रेटेजिक सेक्टर और इस देश के जरूरत वाले सेक्टर जो पीएसयू से जुड़े हुए होते हैं, उनको लेकर के शुरुआत में कुछ सेक्टर को पे बात करते हैं, जैसे कोल इंडिया के भीतर 1.25% शेयर को बेचा जाता है सरकार के द्वारा और सरकार की कमाई होती है 2,638 करोड़ रुपए। उसके बाद 3.19 शेयर परसेंट फिर से बेच दिया जाता है, 3.19% यानी 3.19% बेचा जाता है। उस बार कमाई होती है 5,218 करोड़ रुपए, 5,218 करोड़ रुपए। और उसके बाद अलग अलग तरीके से बेचते शेयर्स को अब सोच के देखिए, जो 3.19% को बेचने पे मिलता है 5,218 करोड़ रुपए।
और पिछले साल जब बेचते हैं 3% तो उस समय सरकार को मिलता है 4185 करोड़ रुपए। यानी ये कहे कि एक ही झटके में 0.19% बढ़े हुए कीमत हो जाती है 1000 करोड़ से ज्यादा, जो असंभव है, क्योंकि एम्प्लॉयज को जो दिया गया 0.01% वह भी 17 करोड़ रुपए केवल दिए गए। और अलग अलग तरीके से जब आप इसमें गौर करेंगे, जब इसको समझेंगे, तो आपको ध्यान आएगा हर बार जो शेयर कोल इंडिया का बेचा गया, किसको बेचा गया, किस कंपनी को बेचा गया, कैसे बेचा गया, उस कंपनी के आश्रय उससे कितनी वसूली किस रूप में किया जा सकता था, उसमें कंपनी का कोई मापदंड नहीं होता है, वो सरकार का अपना लहजा, अपना तरीका है, अपना खेल है। तो इसीलिए 3.19% बिक जाता है शेयर 5218 करोड़ रुपए में और 3% बिकता है। इसी तरीके से इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन होता है, वो 10% सरकार शुरुआत में इसका शेयर्स को बेचती है और कमाती है 9369 करोड़ रुपए, 9369 करोड़। उसके बाद 3.39 बेच देती है शेयर्स को, उसमें कमाई होती है 2647 करोड़ रुपए। और इसको जब आप बदल के देखिएगा, कन्वर्ट करके देखिएगा, तो उसके बाद कन्वर्ट करने के बाद नियम से होने चाहिए थे करीब करीब 3000 करोड़ से ज्यादा का, लेकिन 2640 करोड़ रुपए के आसपास। यानी बात इतना ही बढ़ रही है। इससे आगे भी आप देखिए कि एनटीपीसी इसके आगे आता है। एनटीपीसी में पहली बार करीब 5% शेयर जब सरकार बेच देती है, उसमें 5014 करोड़ रुपए होते हैं। और 5014 करोड़ में जो बेचते हैं, उसके बाद हाल के दिनों में जो आखिरी बार बेचती है, उसमें करीब 6.63% के आसपास शेयर बेचती है। इसमें अगर 5% में कमाई 5000 करोड़ की थी, तो 6% में 6000 करोड़ की होनी चाहिए थी, लेकिन यहां पर कमाई होती है 9118 करोड़ रुपए की। तो उससे पहले किसको बेचा गया था? वो जिस कंपनी को बेचा गया था या फिर जिस कंपनी ने उस दौरान खरीदा था, वो सरकार के करीबी कंपनी थी। आज केवल सरकार की परिस्थितियों को समझिए कि ऑयल इंडिया लिमिटेड 5.6% को बेचा जाता है 1135 करोड़ में, 1135 करोड़ रुपए में भेजा जाता है, 5.6% से बेचे जाते हैं। उसके बाद दूसरी बार सरकार इसको बेचती है करीब करीब 4.5%, यानी 4.52%, और सरकार को मिलता है 721 करोड़ रुपए। पहली बार में जो बेचा था और दूसरी बार में जो बेचा था, दोनों में फर्क इसलिए भी, और इतना बड़ा फर्क इसलिए, दूसरी बार जिनको बेचा गया बड़े सस्ते में बेचा गया, उसकी कंपनी को बेचा गया, वो जो कॉर्पोरेट कंपनी थी, सरकार के करीबी थी। इससे हट करके जो बार बार इस बात का जिक्र होता है कि इस भारत देश के भीतर में एयर इंडिया से सिर्फ 2700 करोड़ रुपए ही मिला था, जो 21-22 के फाइनेंशियल ईयर के भीतर मिला था। क्यों मिला? बाद में तो और पैसा आना था, पैसा क्यों नहीं आया? पैसा अगर नहीं मिला तो इसके पीछे क्या रीजन था? इस दौर में अलग अलग रीजन से, अलग अलग कारणों से सरकार जो रेलवे का इंटरटेनमेंट करती है, फिर ये कहे कि रेलवे के जरिए जो लगातार आगे बढ़ती है, इसको भी जरूर एक पल के लिए समझना चाहिए। सरकार की अलग अलग कंपनियां होती है, रेल विकास निगम, इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म कॉर्पोरेशन, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, रेल टेल कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, तमाम सारे रेलवे की कंपनी होते हैं। लेकिन तमाम कंपनियों के शेयर भी 2015 से लेकर के 2024 तक के बीच में जो बेचे जाते हैं, वो करीब करीब आपको काफी हैरान कर देगी कि आखिर ये कैसे हो सकता है। मसलन रेल विकास निगम 12.12% उसकी कमाई होती है 475 करोड़ रुपए, और फिर से देख लीजिए 9.63% की कमाई हो जाती है। शेयर कम हो जाते हैं, कीमत बढ़ जाती है 551 करोड़ रुपए, और अंत में आखिरी बार जब उसको सेल किया जाता है, उसके शेयर बेचे जाते हैं 5.36%, 5.36% शेयर को जब सेल किया जाता है, तो उससे कमाई होती है 1365 करोड़ रुपए के। इससे पहले किसको दिए जा रहे थे? किन कंपनियों को दिए जा रहे थे? और इसी परिस्थिति में अगर इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन का अगर बात करेंगे, तो इसके ऊपर आप जरा सोच करके देखिए, काफी हैरान करने वाली बात है। 20% शेयर बेचने के बाद आते हैं 4474 करोड़ रुपए, और 5% शेयर बेचने पे आता है 2500 करोड़ रुपए। समझिए कितना अंतर है। इस गैप को कैसे फुलफिल किया जाएगा, इस लिहाज से पूरी चीज चलती है। और इस सब के बीच एक समय में 12.6% शेयर को सेल किया जाता है और कमाई होती है केवल 637 करोड़ रुपए।
आखिर ये संदेश क्या देता है, ये मैसेज क्या देता है? इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन आईपीओ को लेकर के आते हैं, 4.55% की कमाई होती है, केवल 1,500 करोड़ रुपए। रेलटेल कॉर्पोरेशन 27% सेल की जाती है, इसका शेयर्स कमाई होती है 8,817 करोड़ रुपए के आसपास, 817 करोड़ रुपए। ये जो पूरा संदेश, ये पूरा जो मैसेज आता है, ये इसमें खास तौर पर मिनिस्ट्री के अंदर संभाले हुए तमाम मंत्रियों के सामने चैलेंज है, मंत्रियों के अधीन काम करने वाले ब्यूरोक्रेट्स के सामने ये चैलेंज होता है कि वो अपने मंत्रालय से, अपने विभाग से कितना पैसा निकाल सकते हैं। इसीलिए मौजूदा समय में सरकार जो मोनेटाइजेशन के लिए एक कहते हैं ना लाइन खींच दिया 6 लाख करोड़ रुपए की, कि 2026 तक हम 2025 तक हम 6 लाख करोड़ रुपए बना लेंगे, तैयार कर लेंगे, खजाना में रख लेंगे। इस परिस्थिति के भीतर एक तरफ, और दूसरी बात समझिए कि 2019 से लेकर के 2024 तक की फाइनेंशियल ईयर में इसमें तमाम सारे कंपनियों के कितने शेयर कितने में बिकती गई उसकी भी लिस्ट होती है, उसको भी एक बार देखिए। इसके भीतर जो आखिरी लाइन थी, दरअसल जीआईसी जो तीसरे टर्म में नरेंद्र मोदी सरकार ने 3.39% यानी ये कहे कि 3.39% जो शेयर बेच दिए गए, जिसको सेल किया गया, उसको अब 82.4% शेयर बची हुई है, उसका कीमत लगता है 2,345 करोड़ रुपए। जी नहीं, बात केवल इतना भर नहीं है, बात तो यहां तक है कि इससे पहले भी जो सेल किया गया जीआईसी को और जो आईपीओ लाया गया उसकी तुलना में ये कमाई कम आखिर क्यों हो गई? सवाल तो ये होती है। इसके साथ साथ आज हमने देखा, परखा, समझा कि नेशनल पावर कॉर्पोरेशन जो एनएचपीसी जो होता है, एनएचपीसी के जरिए एक गजब ही उसके साथ एक सरकारी डाटा होता है जो अपने आप में बताता है और हैरान करने वाली है कि 0.01% शेयर बेचने पर उसकी कमाई होती है 1,948 करोड़ रुपया 0.1% पर, और 3.5% शेयर को सेल करने पर उसकी कमाई होती है 2,462 मतलब 2,452 करोड़ रुपए का, यानी 0.01 समझिए, 3.5 अंतर देखिए कितना बड़ा अंतर है। इतना बड़ा अंतर के भीतर में 500 करोड़ रुपए का अंतर है, और इस स्थिति में इस देश के भीतर किनको ये बेचा गया जो 3.5% शेयर सेल किया गया? जाहिर सी बात है इस देश के भीतर में सबसे बड़े हाइड्रो पावर के क्षेत्र में जो कॉर्पोरेट काम कराते हैं। 2-3 बातें आपके मन में यहां पर जरूर होने चाहिए। पहली बात तो यह है कि क्या सच में जब डिसइन्वेस्टमेंट की पॉलिसी इस भारत देश के भीतर इकोनॉमी रिफॉर्म 91 के बाद निकल करके आई, तब उसके भीतर कंपनियों के सैल्यूट की परिस्थितियां भारत देश की जनता के सामने आती। ऐसे में मौजूदा सरकार ने 1-1%, 2-2%, 3-3% शेयर को लगातार सेल करने शुरू कर दिए, और किसी को भी यह बात पता न चले। उस मंत्रालय की उपयोगिता ही कहीं न कहीं यही हो गई कि वो अपने तौर पर, अपने अंदाज से अपने मंत्रालय को, अपने मिनिस्ट्री को कैसे कंगाल और खोखला करते चला जाए, या फिर कॉर्पोरेट मित्रों को कैसे फायदा पहुंचाए। और इतना ही भर नहीं, कोल इंडिया के भीतर तो इसकी बाकायदा व्यवस्था तक कर दी गई। जैसे एम्प्लॉय को 0.01% दे दिया गया, पैसा सरकार के पास वेतन के लिए नहीं था, तो उसके पास 17.33 करोड़ यानी 17 करोड़ 33 लाख रुपए जो निकल करके उससे आए, वो उसको बेच दिया गया, उसको दे दिया गया कर्मचारियों को, वो सेल हो जाता है बाहर। तो मौजूदा भारत देश के भीतर में जो पब्लिक सेक्टर है, उस पब्लिक सेक्टर के भीतर शेयर के हिसाब से बेचना, सेल करना, उस सेल करने की परिस्थिति में, आखिर कंगाली की स्थिति में हर पब्लिक सेक्टर को लेकर के मौजूदा सरकार को आ जाना, वहां के परमानेंट कर्मचारियों को कॉन्ट्रैक्ट पे ले आना, वहां पर नई भर्तियों का ना होना,
समझिए, क्योंकि इस समय में 32% के आसपास लगभग ओवरऑल की बात कर रहे हैं, जो कर्मचारियों की कमी होती चली गई दिन पर दिन, उसका संदेश यही देश के भीतर निकला कि इस भारत देश के भीतर रोजगार नहीं है। और रोजगार नहीं का आंकड़ा सरकार खुद ही अपने वेबसाइट एनएसओ के जरिए जो जानकारी आती है उसके भीतर इस तरह की जानकारी होती है कि अब शहरों के भीतर रोजगार नहीं, गांव के भीतर भी रोजगार नहीं है। यहां पर एक बात और आपको समझना पड़ेगा कि जीडीपी के भीतर हिस्सेदारी गांव के करीब करीब 48% की होती है। जीडीपी के भीतर 48%, 48% के आसपास। और ग्रामीण इलाकों में भारत के पब्लिक सेक्टर जो काम करते हैं उसमें खास तौर पर जो फर्टिलाइजर के भीतर जो सरकार बताती है कि हम सबसे ज्यादा सब्सिडी देते हैं, तो फिर यहां पर एक बात और समझना चाहिए और सरकार से सवाल पूछना चाहिए कि आप सब्सिडी जो फर्टिलाइजर में सबसे ज्यादा देते हैं, तो फर्टिलाइजर की कंपनियों को जो आपने शेयर वाइज सेल किया है, शेयर वाइज बेचा है, उसकी कमाई और उसका पैसा आखिर कहां गया? क्योंकि उसके डाटा, उसके आंकड़े को भी जब आप एक बार देखेंगे, समझेंगे, परखेंगे, तो आपको पता चल जाएगा जो पूरी फर्टिलाइजर की कंपनियां होती है अलग अलग तरीके से इस देश के भीतर में जो तमाम सारी लोगों की कमाई हो रही है उसका पैसा कितना होता है। दरअसल आज सरकार जैसे इस बात को समझिए कि राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर लिमिटेड है या फिर नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड है, यानी एनएफएल या फिर आरसीएफएल जो भी है, इसके जरिए जो कमाई होती है सरकार के, मतलब 15% बेचे एनएफएल में तो 530 करोड़ रुपए की कमाई होती है। वहीं पर 5% सेल कर देते हैं आरसीएफएल में तो 205 करोड़ रुपए की कमाई हो जाती है। इसी तरीके से फर्टिलाइजर ही नहीं, बीज निगम का भी बात कर लीजिए और हर उस तमाम क्षेत्रों के भीतर जहां जहां सरकार लगातार पैसा दे रही है, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर कर रही है या सब्सिडी दे रही है किसी चीज पे, उसकी तुलना में 1:5 का रेशियो, यानी ये कहे कि 5 रुपए कमाए, 1 रुपए डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर कर दिए और बाकी 4 रुपए अपने खाते के अंदर लाकर जमा कर लिए और इकोनॉमी उसी से चलने लगी। कॉर्पोरेट को फायदा पहुंच गया, कॉर्पोरेट की इकोनॉमी के साथ इस भारत देश की इकोनॉमी को जोड़ दिया जाता है। इस बात का जवाब कौन देगा? इस सवाल का जवाब किससे पूछा जाए? वहीं पर एक और सवाल होता है कि समझ लीजिए, कल्पना करके देखिए कि अगर ये सरकार ना हो, कोई दूसरी सरकार आए, तो उसके सामने शायद सबसे बड़ी चुनौती उस वक्त यही हो जाएगी कि इकोनॉमी को संभाले तो फिर कैसे संभाले, और बिना प्राइवेट सेक्टर की इकोनॉमी को संभाल पाना इस दौर में तब तक संभव नहीं होगा जब तक आप कोई कारा कानून इस भारत देश के भीतर राष्ट्रीय तौर पर उस तरीके से लेकर के नहीं है जैसे इंदिरा गांधी के दौर में एक ही झटके में माइंस का नेशनलाइजेशन कर दिया गया, बैंकों का नेशनलाइजेशन कर दिया गया था 1935 के भीतर, सॉरी सब कुछ देश की संपत्ति हो गई इंदिरा गांधी के जमाने में। क्या मौजूदा समय में किसी भी राजनीतिक पार्टी के पास ये ताकत, सोच, विजन कुछ भी है या फिर नहीं है? शायद नहीं है। और शायद यही वो परिस्थिति है जो इस दौर की परिस्थिति को पूरी तरीके से कॉर्पोरेट के हाथों में लगातार थमाई जा रही है। जो आरोप लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर कि वो अपनी यात्रा जो विदेशों की करती है उसमें भी कॉर्पोरेट के लिए बिजनेस के रास्ते खोलते जाते हैं, तो संदेश बहुत साफ होता है कि इस भारत देश की इकोनॉमी अगर कॉर्पोरेट के हाथ में होगी तो फिर सरकार कोई भी देश में हो उसके कॉर्पोरेट के साथ कहीं ना कहीं गठजोड़ करना होगा। वहीं पर एक और आखिरी सवाल, इस भारत देश के भीतर में जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो रेलवे का होता है, वो हवाई जहाज का होता है, वो कम्युनिकेशन का होता है, वो पावर सेक्टर का होता है, वो सड़क से जोड़ने वाले कनेक्टिविटी जो भी उस परिस्थिति होती है। आप किसी भी एरिया में किसी भी सेक्टर को अगर समझेंगे, परखेंगे, तो इस देश के कॉर्पोरेट के हाथ में इस समय करीब करीब 62% के आसपास उसी के हिसाब से चीजें इस देश के भीतर रेंगती है, चलती है। 62%, सरकार 38% एवरेज होता है, औसत होता है, 62% वो कॉर्पोरेट के हाथों में सौंप चुकी है। और कॉर्पोरेट जो प्रॉफिट के आश्रय चीजों को जो निर्धारित करता है, देश की जनता को उसी हिसाब से फीस देनी होती है, पैसे देने पड़ते हैं, उसके चुकता करना पड़ता है पैसा को। और ये सवाल धीरे धीरे बड़ा होने लगता है कि क्या सच में इस दौर में भारत देश के भीतर देश की जनता को सुनने के लिए सरकार नहीं है, क्योंकि सरकार अपने कंधे से जिम्मेदारी के बोझ को पटक करके नीचे रख दिया है और कॉर्पोरेट के प्रॉफिट से जाकर के जुड़ गया है। तो इसमें अंत में एक सवाल आपके मन में जरूर होना चाहिए, बचता है बैंक, तो फिर बैंक का प्राइवेटाइजेशन या फिर बैंकों को भी बड़े कॉर्पोरेट के हाथों में सौंपने की परिस्थिति, जो भी 4-5 बैंक बीते 10-5 सालों के भीतर कंगाल हो गए, या फिर जो कोऑपरेटिव बैंक की हालत खस्ता इन 10 सालों में हो गई, वो किन के हाथों में? वही कॉर्पोरेट, वही तमाम सारे प्राइवेट सेक्टर, जहां पर
आप अपने पैसे को लगाएंगे तो उस पैसे को सहेजने से लेकर के, चेकबुक से लेकर के, एटीएम से निकालने तक के, मोबाइल से ट्रांसफर करने तक की परिस्थिति में आप पर इतना बोझ और दूसरी तरफ महंगाई की परिस्थिति, और दोनों को कनेक्ट कर दीजिएगा तो आपका 10 रुपया, मान लीजिए 10 रुपया जो होता है वो एक साल के भीतर आप चाहे या ना चाहे 8 रुपया में बदल ही जाएगा। 2 रुपया आपको माइनस होना, आप चाहे या फिर ना चाहे। आपके पास क्या है ऑप्शन? आपके पास इस भारत देश की ऐसे गोल्डन पॉलिसी होती है इस देश के भीतर, जिस गोल्डन पॉलिसी के भीतर इस भारत देश के खून पसीने से सींच करके आजादी के बाद से जो सपना भारत देश के स्वावलंबन का देखा गया था कि यहां के लोग काम कर रहे हैं, स्वावलंबी हैं, रोजगार से जुड़े हुए हैं, वो तमाम सारी परिस्थितियां धीरे धीरे कंगाल होते होते कॉर्पोरेट के जरिए दोबारा से उन्हीं परिस्थितियों के भीतर ला करके खड़ा कर गई, जिन परिस्थितियों से मुक्ति के लिए आंदोलन और आजादी के संघर्ष को जोड़ा गया था। और एक फिलॉसफी भी की गई थी कि भारत देश का अपना संविधान, अपनी इंडस्ट्री, अपने कामकाज, अपनी इकोनॉमी, यही तमाम सारी चीज तो वही स्वदेशीपन था जो एक ही झटके में कॉर्पोरेटाइजेशन के जरिए और राजनीतिक इकोनॉमी के जरिए सब कुछ छीन लिया गया। और देश की आम जनता बैठ करके अतीत के फाइलों को पलट करके देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर इस तमाम सारे सवाल पूछेगा कौन? इस पे जवाब देने के लिए तैयार है कौन? फिलहाल इस वीडियो को ज्यादा दूर तक शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी आपका क्या है, अब अपनी राय वीडियो के बारे में क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।